ये कोई भी चीज़ होती है या कोई भी क्रांति होती है, कोई भी क्रांति हो या मैं कह सकता हूँ कोई विद्रोह हो, उससे पहले एक चीज़ जन्मती है जिसका नाम है असंतोष। जब असंतोष बढ़ता हुआ चला जाता है तो लास्ट में क्या होती है? क्रांति। अब बात करते हैं 1857 क्रांति। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि क्रांति हुई क्यों, क्या कारण रहे कि लोगों को शस्त्र उठाने पड़ गए। क्योंकि एक घटना घटती है सन 1757 में। सन 1757 में युद्ध होता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। और प्लासी वर्तमान में कहाँ पर है? बंगाल। प्लासी का उस टाइम पे जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। और किसके मध्य युद्ध होता है? रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। सिराजुद्दौला क्लाइव के मध्य युद्ध होता है कहाँ पर? प्लासी नामक जगह पर। युद्ध क्यों हुआ? इसका भी कारण था। इसी टाइम पर एक घटना घटती है यहाँ पर, कालकोठरी की घटना। कौन सी घटना है? कालकोठरी की घटना। ऐसा कहते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, 147 अंग्रेजों को पकड़ के एक कोठरी में डाल दिया। और उसमें से कोठरी बहुत छोटी थी, 5-7 लोग रखने की जगह थी, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, सबको एक साथ बंद कर दिया कोठरी के अंदर, जिसमें दम घुटने से सभी अंग्रेज मारे गए। इनमें से एक बंदा बचता जिसका नाम है होलवेल, कैप्टन हॉल। ये बचता है और ये बचने के बाद में किसके पास जाता है? क्लाइव के पास, कि नवाब सिराजुद्दौला ने हमको ऐसे ऐसे कोठरी में बंद करके और हमको मारा है, हमारे 140 लोग मारे गए, मैं अकेला बच के आया हूँ वहाँ से। इसी बात को लेकर के, जबकि सिराजुद्दौला कहता है कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों का बहाना था सिराजुद्दौला पर युद्ध करने का, आक्रमण करने का। इसी बहाने के तहत सिराजुद्दौला आक्रमण किया जाता है और उसमें कौन जीत जाता है? क्लाइव। सिराजुद्दौला क्लाइव जीत जाता है। इसका दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। अगर मैं कहूं कि प्लासी के युद्ध से सर्वप्रथम अंग्रेज सत्ता भारत में स्थापित हुई थी। इससे पहले अंग्रेज क्या कर रहे थे? लीज पर स्थान ले रहे थे और वहां पर अपना शासन चला रहे थे। लेकिन जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेज बंगाल पर क्या कर लेते हैं? अपना अधिकार कर लेते हैं। तो सन 1764 में युद्ध होता है एक बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध जब होता है तो इसमें ये होता क्या है कि यहाँ पर बंगाल का नवाब बन जाता दूसरा मीर कासिम। ऐसा कहते हैं कि प्लासी के युद्ध में मीर कासिम ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। वो अपनी आधी सेना को लेकर, क्योंकि मीर कासिम था जो ना सिराजुद्दौला का सेनापति था, वो आधी सेना को लेकर दूसरे स्थान पर चला गया था। इसी वजह से सिराजुद्दौला युद्ध को आ रहा था यहाँ पर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको नवाब बना दिया। कहाँ का? किसको? मीर कासिम को। इसका दामाद भी बताते हैं इसको। तो मीर कासिम कहाँ का है? बंगाल का। इसके बाद में एक रियासत है जिसका नाम है अवध। अवध का शासक था शुजाउद्दौला। अवध का कौन सा है? शुजाउद्दौला। इससे एक व्यक्ति और परेशान था अंग्रेजों से, दिल्ली का शासक। और ये कौन था? शाह आलम। ये तीनों बैठ के बात करते हैं तीनों लोग, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के खिलाफ यूज किया मीर कासिम को। अब इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को भी हटा दिया यहाँ से। तो मीर कासिम गुस्सा होकर कहाँ चला गया? अवध चला गया। शुजाउद्दौला से बात किया, बच जाके। उसके बाद में दिल्ली का शासक था शाह आलम, शाह आलम से बात की। और इन तीनों ने मिलकर के किस पर आक्रमण कर दिया? अंग्रेजों पर। इस टाइम पर जो आक्रमण किया था, या अंग्रेजों का जो सेनापति था, वो था हेक्टर मुनरो। और जैसे ही हेक्टर मुनरो पर आक्रमण हुआ, इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के द्वारा इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया जाता है। और हराने के बाद में बक्सर का युद्ध कौन जीत जाते हैं दोबारा से? अंग्रेज। और इसी युद्ध के बाद में भारत में अंग्रेजी शासन की वास्तविक सत्ता स्थापित होती है। पहले अंग्रेजों के पास कौन सा था? फिर बंगाल था प्लासी के युद्ध के बाद में। और इसके बाद में उनके पास 3 रियासत आ गई। अवध की रियासत आ गई, बंगाल की तो ऑलरेडी थी, और दिल्ली की आ गई। और दिल्ली क्या था? केंद्र था। दिल्ली गद्दी पर बैठते उन्होंने पूरे भारत को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो भारत में अंग्रेजों की वास्तविक जो सत्ता स्थापित होती है वो किस युद्ध के बाद होती है? बक्सर के युद्ध से। और प्रथम बार जो अंग्रेज सत्ता स्थापित करते हैं वो कौन से युद्ध से करते हैं? प्लासी के युद्ध से। जब ये 2 घटनाएं हो गई, इसके बाद में अंग्रेजों ने भारत में राज करने के लिए एक एक्ट लेकर के आए थे। और उस एक्ट का नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? सन 1773 का
रेगुलेटिंग एक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान की शुरुआत होती है उसका आधार ये रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है। यहां पर इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। किसको बनाया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को। बंगाल उसके बाद में सुनो एक सेकंड, वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले से इसमें गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का। हाँ गवर्नर सही है, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग्स किस एक्ट के द्वारा बनता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके बाद में जब यहाँ पर ये अलग अलग रियासतों के अलग अलग लोगों को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो उसके बाद में क्या होते हैं, दोनों इन तीनों चारों लोगों के आपस में कानून टकराने लग जाते हैं। बंगाल के ने कुछ अलग बना दिया है, दिल्ली के अलग बना के बैठा है, मुंबई के अलग बना दिया, गवर्नर जनरल सब राज्यों के अलग अलग थे प्रांतों के। तो जब इनकी शक्ति इनकी टकराने लगी आपस में, तो शक्ति टकराने लगी तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना एक काम करें, इन सभी को किसी एक संस्था के अंदर समाहित कर दें, इन सभी गवर्नर जनरल को, इनके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त कर देते हैं जिसके अधिनियम या जिसके एक्ट सभी को मानने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले किसको करते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन सा व्यक्ति आता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। इसको क्या बना दिया जाता है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और ये जितने भी गवर्नर जनरल थे, जैसे बंगाल का हो गया, दिल्ली का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, बिहार का हो गया, इन सभी को किसके अंदर डाल दिया है, किसके अंदर समाहित कर दिया था? इसके लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक कानून बनाएगा और इसके अंडर काम करेंगे ये सभी गवर्नर जनरल जो भारत के थे, जो अलग अलग प्रांतों के थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का क्या बनाते हैं? उसको प्रथम वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का क्या बनाया जाता है? प्रथम वायसराय। अगर मैं कहूं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो यही था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और इसका प्रमोशन करके क्या बना दिया था इसको? भारत का प्रथम वायसराय। इसके बाद भारत का मैं अंतिम वायसराय की बात करूं तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय ये कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट तक रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय तो ये भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर मैं ये कहूं कि प्रथम भारतीय वायसराय कौन था भारत का, तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। देखो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय तो ये कौन हो जाएगा? माउंटबेटन। माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय तो कौन बनाया था? हमने माउंटबेटन को ही बनाया था। हमने जब भारत आजाद हो गया तो हमने पाकिस्तान ने कहा कि हमको किसी की मदद नहीं चाहिए, तो नेहरू ने कहा कि माउंटबेटन को सत्ता का अनुभव है तो क्यों ना कुछ टाइम के लिए, जब तक 2-3 साल के लिए हम किसको रखते हैं? माउंटबेटन को रखते हैं अपने पास, जिससे क्या सत्ता हमारी सुगमता चलती रहेगी, हम अपना और काम करते रहेंगे। तो माउंटबेटन के बाद में भारत का एक अंतिम वायसराय जो बनता है, स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय, वो था कौन? सी राजगोपालाचारी। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सी राजगोपालाचारी। और यदि मैं कहूं कि ब्रिटिश भारत का या अंग्रेजों का अंतिम वायसराय कौन है, तो कौन सा हो जाएगा? माउंटबेटन। अंग्रेजों का अंतिम, स्वतंत्र भारत का प्रथम माउंटबेटन। इसके बाद में भारत का प्रथम भारतीय या अंतिम वायसराय कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। और राजगोपालाचारी के बाद में वायसराय पद क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। ठीक है, तो एक बार इसको ना फिल करो जल्दी, तो आगे चलते हैं। उतारो उसको जल्दी। इसको प्रथम को इसको कर लेना, यहाँ से कंप्लीट करने के बाद में यहाँ से लेना, फिर उसके बाद ये फिर ये बोलना, तो लिख लो पहले 1757 प्लासी का युद्ध, यहाँ से बोल दूंगा। ठीक है,
ये 147 अंग्रेज थे, जो काल कोठरी की घटना थी ना, उसमें 147 अंग्रेजों को बंद किया था कोठरी के अंदर। हो गया, तो यहाँ पे लिखना सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बाद लिखना वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर। कन्फ्यूज करेगा वहाँ पर वो आपको, थोड़ा सा याद रखना इन चीज़ों को। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल थे। भाई देखो, इसी से पद को क्या कर दिया है, वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर का पद समाप्त कर दिया, गवर्नर बना दिया। तो अंतिम गवर्नर कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो ये बंदा ही होगा। इसके बाद लिख लो अगला लिखना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया तथा वो तो आएगा, ये जी था प्रथम, ये जी था राजस्थान का। लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तथा भारत का प्रथम वायसराय भी
लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग ही। अब लिखना है आपको स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय, स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। आगे लिखना नेक्स्ट लाइन में, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन था। अगले लाइन में लिखना, एक लाइन में लिख लो, भारत का अंतिम वायसराय। और चाहो तो क्वेश्चन देना स्वतंत्र ना, इससे अपने को याद रहे कि भारत कौन से बात कर रहे हैं। अंतिम वायसराय तथा प्रथम भारतीय वायसराय वायसराय सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलो भाई, अब इसके बाद एक भारत का वायसराय था जिसका नाम है लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम है? लॉर्ड वेलेजली। इसको कहते हैं भारत में सहायक संधियों का जन्मदाता। सहायक संधियों का जन्मदाता। और ये सहायक संधि क्या थी? ये सहायक संधि क्या थी? इन संधियों के तहत अंग्रेजों के द्वारा प्रत्येक रियासत में क्या हुआ था? तो प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। और ये पॉलिटिकल जो एजेंट था, इसका काम था वो ये था कि ये आंतरिक और रियासतों के आंतरिक और विदेशी तथा रक्षा मामले तय करता था। यार रियासतों के आंतरिक मामले देखता था, विदेशी मामले और रक्षा तय करता था। इसके 3 काम थे। इसका जो सारा खर्चा था वो किससे वसूला जाता था? रियासतों से। तो सबसे पहले भारत में जो सहायक संधि की थी, तो प्रथम रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। तो हैदराबाद का शासक था जिसको हैदराबाद के राजा क्या बोलते हैं? निजाम। हैदराबाद रियासत कब करता है सहायक संधि? 1798। और उस समय शासक कौन था हैदराबाद का? तो निजाम अली फर्स्ट। निजाम अली फर्स्ट ये राजा था। अगर बात करूं मैं राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि, तो राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि की थी अपने भरतपुर ने। किसने की थी? भरतपुर ने। और उस समय भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। कब करते हैं? 29 सितंबर 1803। और राजा हैं इस टाइम कौन से? रणजीत सिंह। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। एक युद्ध होता है लसवाड़ी का युद्ध अलवर के पास, और जो लसवाड़ी का युद्ध होता है उस लसवाड़ी के युद्ध अंग्रेज महादजी सिंधिया और मराठा राव होलकर। तो महादजी सिंधिया कौन सा युद्ध है? लसवाड़ी का युद्ध। और ये कहाँ पर होता है? अलवर में। महादजी सिंधिया और एक है होलकर।
इन दोनों की संयुक्त सेना होती है और दूसरी तरफ कौन होते हैं? अंग्रेज। इस युद्ध को अंग्रेज जीत जाते हैं और जब इस युद्ध को अंग्रेज जीतते हैं तो इसके बाद होलकर घायल होकर कहाँ आ जाता है? भरतपुर आ जाता है। जब होलकर भरतपुर आता है तो भरतपुर के शासक रणजीत सिंह से कहा जाता है कि होलकर को वापस कर दे अंग्रेजों को। भरतपुर शासक मना कर देता है कि मैं वापस नहीं करूँगा। तो शासक मना कर देता है, तो इसीलिए 1804 में ये संधि क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। कौन सी? सहायक संधि। 1804 की घटना है, भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने मना कर दिया होलकर को वापस देने से, इसी वजह से सहायक संधि क्या हो गई थी? भरतपुर से खत्म। लेकिन दोबारा से 1805 में दोबारा से फिर वापस से होती है। तो दोबारा संधि कब होती है भरतपुर के साथ? विधिवत रूप से 1805 में। तो दोबारा संधि, और यहाँ क्या हो जाती है? संधि समाप्त। और आपने सुना ही होगा, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। ये कौन सा था? लॉर्ड लेक। इसी टाइम की तो घटना थी, इसीलिए भरतपुर को घेरा था उन्होंने, क्योंकि होलकर को वो पाना चाहते थे। होलकर हमने वापस किया नहीं भरतपुर के लोगों ने। जब भरतपुर के शासक ने होलकर को वापस नहीं किया तो भरतपुर को घेर लिया था, और उसके बाद में लास्ट में रणजीत सिंह से वापस संधि करनी पड़ती है। तो वहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है, वो दिल्ली विजय की याद में। ठीक है, इसके बाद में तो पहली संधि भरतपुर के साथ 29 सितंबर 1803। दूसरी जो रियासत है वो कौन सी है? अलवर। अलवर के साथ होती है 14 नवंबर 1803 की। लेकिन ऐसा कहते हैं कि भरतपुर के साथ वो मैत्री संधि थी, एक दोस्ताना संबंध था। अलवर के साथ कैसी होती है? विस्तृत होती है, विस्तृत और व्यापक। और इस संधि के द्वारा अलवर का शासक कौन था उस टाइम पर? तो बख्तावर सिंह। शासक कौन है अलवर के? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के टाइम पर सहायक संधि, या कह सकता हूं मैं राजस्थान की दूसरी रियासत जिसने सहायक संधि की थी, तो 1803 में अलवर में। अगर कहूं कि सहायक संधि सबसे ज़्यादा विस्तृत और व्यापक किसने की थी, तो कौन सी रियासत ने की थी? अलवर ने। 1803 में जब अलवर संधि कर लेता है, ये पहली संधि ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा रक्षात्मक संधि थी। कौन संधि थी? रक्षात्मक। एवं आक्रामक। तो राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी वो कौन सी थी? अलवर। तो 1803 में क्यों कर लेता है? अलवर कर लेता है। इसके बाद धीरे धीरे करके राजस्थान की सभी रियासतों से अमूमन सहायक संधि हो जाती है, और भी रियासतें आएंगी। लेकिन इसमें एक बंदे का नाम हो रहा था, जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग्स। नहीं, एक सेकंड रुको, अलग अलग है, क्योंकि आप सन को यदि आप देखो तो इसमें और इनमें करीबन 100 साल का अंतर हो गया। 80 का तो हो गया, तो 80 साल का ये जितना थोड़ी रहेगा अब तक। आर्थिक पार्श्वव्यय, आर्थिक पार्श्वव्यय की नीति, प्राथक्य, प्राथक्य, आर्थिक प्राथक्य की नीति। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से एक नीति लेके आता है, कौन सी? आर्थिक प्राथक्य की नीति। एक सेकंड रुको, आर्थिक नहीं है, आश्रय प्राथक्य नीति है ये। हाँ, बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं ना ये। आश्रय प्राथक्य की नीति। तो आश्रय प्राथक्य की नीति की स्थापना कौन करता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके तहत सबसे पहले संधि किसके साथ करता है? ये करौली के साथ। किस साथ करता है? तो प्रथम रियासत थी जो इसके तहत संधि करती है, कौन सी है? करौली। तो करौली कब करती है? तो 15 नवंबर 1817। तो 15 नवंबर 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति है आश्रय प्राथक्य की नीति। इसके तहत संधि करने वाली राजस्थान की जो प्रथम रियासत है वो कौन सी है? करौली।
और करौली को उस समय शासक कौन था? तो करौली का शासक है हरबख्शपाल। कौन है? तो देखो ये 1803 में चल रही है कौन सी नीति? बेलेजली वाली सहायक संधि। इसके बाद में हेस्टिंग्स कौन सी नीति लेके आता है? आश्रय प्रार्थक की नीति। इसका सबसे ज्यादा व्यापक जो करता है किसका करता है? कोटा के साथ में 26 दिसंबर 1817। और कोटा का शासक था उस टाइम पर कौन? उम्मेद सिंह। लेकिन जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? जालिम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? जालिम सिंह। तो व्यापक रूप से कोटा के साथ 1817 और शासक कौन है इस टाइम पर? उम्मेद सिंह। लेकिन जो सिग्नेचर करता है वो कौन करता है? जालिम सिंह। नहीं, सेनापति था इसका। सेनापति कह दूं मैं, प्रधानमंत्री, हाँ सॉरी प्रधानमंत्री था ये। तो प्रधानमंत्री था उम्मेद सिंह। कौन? जालिम सिंह। तो जालिम सिंह कोटा की तरफ से या उम्मेद सिंह की तरफ से साइन करता है कौन सी नीति पर? आश्रय प्रार्थक की नीति पर। और यह सबसे विस्तृत संधि थी। जैसे हमारे यहाँ पर हुआ था ना पहले, भरतपुर के साथ रंजीत सिंह करता है, तो ये तो शॉर्ट टर्म में होती है। तो ऐसी कौन करती है? करौली करती है। लेकिन जैसे अलवर करता है विस्तृत और व्यापक, उसी प्रकार से कौन सा करता है? कोटा करता है। इसके बाद अगर बात करूँ कि सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने आश्रय प्रार्थक की नीति के तहत संधि की थी? सिरोही। कब की थी? 11 सितंबर 1823 को। तो अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही। कब करती है? 18 सितंबर 1823। अच्छा, कारण क्या था कि सिरोही ने सबसे लास्ट में की थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ क्या, सिरोही को जो मारवाड़ राज्य अपना अंग मानता था और मारवाड़ ने पहले संधि कर ली थी, तो उसी हिसाब से तो सिरोही की भी संधि हो चुकी है। लेकिन होता क्या है कि अंग्रेज सिरोही को मारवाड़ से अलग मानते थे और इसी वजह से सिरोही से एक अलग से संधि करवाई थी। और सिरोही से जो संधि करवाई थी ना, तो उस टाइम पर जो अंग्रेज अधिकारी था वो था चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ध्यान रखना। तो चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा किसका संधि की गई थी? सिरोही के साथ। तो पहले अंतिम रूप से सिरोही के साथ 1823 में। उस टाइम पर अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने किसके साथ की थी? सिरोही के साथ। तो राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने आश्रय प्रार्थक की नीति के तहत क्या किया था? सिग्नेचर किया था। तो सिरोही थी 1823 में, 18 सितंबर में करता है। और ये चार्ल्स मेटकॉफ वाला है ना, ये सुपरवाइजर में आ चुका है, महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसका। अब ये आर्थिक प्रार्थक की नीति ये थी क्या? ये इसके तहत अंग्रेज राजपूतों को युद्ध वगैरह की स्थिति में अपना सहयोग देंगे और बदले में उनको क्या देना पड़ेगा? राजपूतों को, अंग्रेजों को खराज देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके तहत अंग्रेजों को राजस्थान रियासत कहा जाती थी टैक्स। और उससे कई कारण थे, क्योंकि जब अच्छा एक चीज़ रह गई थी इसमें एक संधि होती है अर्जन सर्जन गांव की संधि, सॉरी अर्जन गांव की संधि बोलते हैं, वो अलग थी अर्जन सर्जन। तो अर्जन गांव की संधि होती है और इस संधि के तहत मराठे और होलकरों ने राजस्थान जो रियासतों पर अपना आधिपत्य किया था ना, उसको छोड़ दिया था। अंग्रेजों से संधि करते हैं और क्योंकि जैसे युद्ध हारते हैं उसके बाद अर्जन गांव की संधि होती है और इस संधि में मराठे और होलकरों ने राजस्थान जिन रियासतों पर अपना आधिपत्य किया था, जिनसे वो टैक्स लेते थे, उनको छोड़कर चले गए थे यहाँ से। ठीक है, एक बार इसको उतार लो। सीधे उतार चलो। देना शासक कौन था इसका? शिव सिंह। बोलना क्या इसमें लिख लो सीधा। भारत में सहायक संधियों का जन्मदाता तो लॉर्ड वेलेजली। सीधे लिखते चलो, इनको उतारने की किसी को जरूरत नहीं है। भारत में सहायक संधियों का जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। इस संधि के तहत वेलेजली, इस संधि के तहत प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई
एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई जो रियासतों के आंतरिक विदेशी तथा रक्षा मामले देखता था। आगे लिखना है नेक्स्ट लाइन में, सहायक संधि के तहत, सहायक संधि पर, ऐसे करना, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? हैदराबाद। क्वेश्चन लिख देना 1798। और शासक लिख देना इसका निजाम अली, क्योंकि अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें शासक पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पर शासक कौन था वहाँ का? शासक निजाम अली फर्स्ट। इसके बाद लिखना राजस्थान में प्रथम रियासत, राजस्थान प्रथम रियासत तो कौन सी है? भरतपुर। इधर 19 सितंबर 1803। और शासक लिख देना रणजीत सिंह, शासक रणजीत सिंह। इसके बाद में लिखना है इसमें 1804 में यह संधि समाप्त हो गई थी, यह संधि समाप्त हो गई थी, लेकिन 1805 में से, लेकिन 1805 में से दोबारा से किया गया, लेकिन 1805 में से दोबारा से किया गया। आगे लिखना विस्तृत और व्यापक रूप से संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत अलवर थी, शासक लिख देना, शासक कौन था? और सॉरी पहले सन लिख लेना, 14 नवंबर 1803, 14 नवंबर 1803। और शासक लिख देना कौन है? बख्तावर सिंह। शासक कौन है इसके? बख्तावर सिंह। यह रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि थी। नेक्स्ट लिखना आश्रय प्राथक्य की नीति की शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा की गई। इसके तहत संधि करने वाली प्रथम रियासत, इसके तहत संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? करौली। कौन सी है? करौली। शासक
हरबख्शपाल सिंह। कौन है? हरबख्शपाल सिंह। सन लिख लिए 15 नवंबर 1817। इसके बाद लिखना व्यापक रूप से संधि करने वाली रियासत कोटा। कोटा कब की थी इसने? 26 दिसंबर 1817। शासक लिख देना उम्मेद सिंह और कोष्ठक देना सिग्नेचर जालिम सिंह के द्वारा किए गए। इसके द्वारा किए गए। इसके बाद लिखना आश्रय प्राथमिकी की नीति के तहत हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी। शासक लिख देना शिव सिंह। शासक कौन है? शिव सिंह। और अंग्रेज अधिकारी लिख देना कौन सा लिखना? चार्ल्स मेटकॉफ। ये चार्ट बना लो पूरा। वैसे इसमें एक चीज़ लिख देते अच्छा रहता। लिख लो भाई। राजस्थान के राजपूत राजाओं को संघ बनाने का सुझाव चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा 1811 में दिया गया। और इसको ना चार्ट को पूरे को उतार लो। रियासत, शासक और वर्ष। जो अधीनस्थ या जो सहायक संधियाँ अधीनस्थ जो संधियाँ हुई थी उनके तहत सबसे पहले करौली शासक था हरबख्शपाल सिंह 15 नवंबर 1817। दूसरी थी टोंक का शासक था नवाब अमीर अली। राजस्थान की प्रथम मुस्लिम रियासत थी टोंक 17 नवंबर 1817। उसके बाद था कोटा, शासक है उम्मेद सिंह 26 दिसंबर 1817। इसके बाद मारवाड़, शासक कौन है? मान सिंह। कब? 6 जनवरी 1818। उसके बाद मेवाड़, शासक है मेवाड़ कौन? भीम सिंह 22 जनवरी 1818। उसके बाद हम बूंदी राव विष्णु 10 फरवरी 1818।
बीकानेर सूरत सिंह 21 मार्च 1818, जयपुर जगत सिंह 2 अप्रैल 1818, किशनगढ़ कल्याण सिंह 7 अप्रैल 1818 और जैसलमेर का शासक है मूलराज सेकंड 2 जनवरी 1819 और अंतिम रियासत है सिरोही। इसका शासक कौन है? शिव सिंह।